This is an ABP Life podcast. दिल में बहुत मलाल रह जाता था, बहुत अफसोस। मतलब मैं सच बताऊं तो किसी को बताने में भी शर्म आती थी कि हम वोट नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने घर नहीं जा पाते। जब भी कभी वोटिंग होती है हम रहते ही इतनी दूर हैं। बट आज मेरा दिल इतना खुश है और उन हर लोगों को मैं बताना चाहूँगी, अगर आप घर से कहीं दूर रहते हैं, कि अब रिमोट वोटिंग की व्यवस्था जो है वो आ रही है हमारे देश इंडिया में। एक नया इतिहास रच दिया है इंडिया ने और आने वाली 16 तारीख को इसका डेमो दिखाया जाएगा। यस, और इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि आखिर ये रिमोट वोटिंग है क्या, कैसे हो पाएगी, क्या क्या चीजें हैं इससे जुड़ी। उन सबको बताने के लिए मेरे साथ में जुड़ रहे हैं सैफोलॉजिस्ट मिस्टर संजय कुमार। हाय, मैं मानसी हूँ आपके साथ FYI लेकर के ABP लाइव पॉडकास्ट पर। सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी वो यही, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने कहा कि रिमोट वोटिंग जो है हम इसको लेकर के आ रहे हैं, जो रिमोट EVM है वो लाई जाएंगी। तो ये रिमोट वोटिंग क्या है और कब से इसकी तैयारी चल रही थी, अगर आप बता सकें। ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि तैयारी कब से चल रही होगी। इसका जवाब तो चुनाव आयोग दे सकता है। जाहिर है कि तैयारियां पहले से चल रही होंगी, चर्चाएं तो पहले से हो रही थी। ये रिमोट वोटिंग है क्या? ये उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश एक जगह में अब वोटर के रूप में एनरोल्ड हैं, लेकिन वोट के दिन किसी कारणवश वहां नहीं होते, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में होते हैं, और वोट के दिन अगर वो अपने उस विधानसभा या लोकसभा में नहीं जा पाते जहां वो वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है, तो वोट नहीं दे पाते। यही वजह है कि हम वोटर टर्नआउट हमारा तकरीबन 60-70% रहता है। कई और वजह है, लेकिन ये एक कारण, बड़ा कारण होता है। इस पर चिंताएं जताई जा रही थी। इलेक्शन कमीशन इस पर सोच विचार कर रहा था। लोग की अपील कर रहे थे कि भाई कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि देश में बड़ी तादाद में लोग रोजगार और शिक्षा के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई सुविधा प्रदान की जाए जिससे वो जहां है वहीं अपना वोट डाल सके, चाहे चुनाव जहां पे भी वो रजिस्टर्ड हो। इसी को रिमोट वोटिंग कहा जा रहा है। जैसे बिहार, यूपी का कोई मजदूर या कोई व्यक्ति दिल्ली में काम कर रहा है, सूरत में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, और अगर उसकी विधानसभा या लोकसभा में चुनाव हो रहे हैं तो उसे वापस जाने की जरूरत नहीं है। वो जिस राज्य में है, जिस शहर में है, वहीं पर ऐसी सुविधा दी जाए जिससे वो अपना वोट डाल सकेगा। इसी को रिमोट वोटिंग कहा जा रहा है। जी, इस रिमोट EVM का जो जिक्र किया जा रहा है इसमें, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस रिमोट EVM के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। अभी सिर्फ इस पे चर्चा हुई। आज इलेक्शन कमीशन ने इस बात का जिक्र किया है कि ऐसी एक EVM बनाने की पेशकश की जा रही है, या वो ऑलरेडी एक संपर्क में है एक कंपनी से, जिसको उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा EVM बनाया जाए। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त किसी के पास ऐसी जानकारी होगी कि ये रिमोट EVM होगा क्या। इतनी जानकारी जरूर आई है कि एक ऐसा EVM होगा जिसमें तकरीबन 78 विधानसभा चुनाव के विधानसभाओं के लिए वोट डाला जा सकता है। तो अभी तो चुनाव में जो EVM इस्तेमाल होता है वो एक विधानसभा के लिए एक EVM होता है। एक EVM पर एक ही विधानसभा के लिए वोट डाले जा सकते हैं। तो अभी तो यही जानकारी है कि ऐसी मशीन होगी, ऐसा EVM होगा जिसमें अब मान लीजिए जैसे हिमाचल के अभी जहाँ चुनाव हुए 60 कंस्टिट्यूएंसी है, हिमाचल में 70 कंस्टिट्यूएंसी 60 कंस्टिट्यूएंसी, अब 68 है। तो अगर हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं तो अगर दिल्ली में एक ऐसा रिमोट EVM लगाया जा सकता है जिससे उसी एक मशीन पर सारे के सारे कंस्टिट्यूएंसी के जो वोटर है, अगर उनमें से कोई भी वोटर दिल्ली में रहता है, चाहे वो कंस्टिट्यूएंसी किसी भी कंस्टिट्यूएंसी का हो, तो वो वोट डाल सकता है। अभी यही जानकारी है, ऐसा मशीन जिसमें 78 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के वोट डाले जा सकते हैं एक ही मशीन पर। बिल्कुल सर। क्या भारत पहला देश होगा रिमोट EVM का इस्तेमाल करने वाला, या कहीं ये टेक्नोलॉजी और भी यूज की जा चुकी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी देश में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। EVM भी भारत जैसे देश में बड़े पैमाने पर यूज किया जा सकता है। अगर हम दक्षिण एशिया के देशों की बात करें तो तकरीबन सारे देश में जहां EVM इस्तेमाल किए जा रहे हैं वहाँ भारत से ही भेजे हुए EVM है। भारत के इलेक्शन कमीशन ने उन जगहों पे ट्रेनिंग कराई है। तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि किसी दूसरे देश में अभी रिमोट EVM की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं
जहाँ पर एडवांस वोटिंग की सुविधा होती है। वोट भले ही 10 जनवरी को पड़ रहा हो, लेकिन 8 जनवरी या 5 जनवरी या 4 जनवरी को उन लोगों को वोट देने की सुविधा दी जाती है जो लोग किसी कारणवश 10 जनवरी को वोट देने की स्थिति में नहीं होंगे। मैं एक हाइपोथेटिकल इन तारीखों का जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे कोई फिक्स तारीख नहीं है, लेकिन एडवांस वोटिंग की सुविधा कई देशों में है, तो हमारे यहाँ नहीं है एडवांस वोटिंग की सुविधा। तो हमने दूसरी पहल की है, इलेक्शन कमीशन एक दूसरी पहल कर रहा है रिमोट ईवीएम्स की। मुझे लगता है बहुत सराहनीय पहल होगी ईवीएम की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आपने इसके बारे में तो काफी कुछ बताया है, अगर इसके बारे में बता सकें कि रिमोट वोटिंग से कितना प्रतिशत वोटिंग बढ़ सकती है अंदाजन। और अभी तक अगर हम देखते आए हैं कि बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी नहीं वोट कर पाती, क्योंकि जिस दौरान चुनाव होते हैं मैं कहीं बाहर होती हूं अपने उस प्रदेश से। तो ऐसे कितने सारे लोगों का अगर कुछ आंकड़ा हो आपके पास जो बता सकें कि कितना नुकसान पहुंचता है इससे? अभी स्पेसिफिक आंकड़ा तो नहीं बताया जा सकता, हमें टर्नआउट का आंकड़ा तो है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि किसी लोकसभा चुनाव में, किसी विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत वोट पड़ा। अगर हम तकरीबन लोकसभा को देखें तो पिछले लोकसभा में तकरीबन 67% वोट पड़ा था, और उसके पिछले 2014 के चुनाव में भी तकरीबन 66%, 66% वोट पड़ा। राज्यों के चुनाव में भी कमोबेश ऐसे ही चुनाव वोट पड़ता रहता है। छोटे राज्यों में टर्नआउट ज्यादा होता है, बड़े राज्यों में टर्नआउट कम होता है। लेकिन टर्नआउट, जो लोग वोट नहीं दे पाते, कई कारण होते हैं जिसके कारण वोट नहीं देते, लेकिन लोगों का अपने उस जगह पर ना होना वोट के दिन जहां वो एक वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है, वो एक बड़ा कारण है। तो ये तो निश्चित है कि अगर रिमोट वोटिंग की अगर व्यवस्था हो जाएगी तो टर्नआउट बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। अब इसका आकलन कर पाना कि क्या 10%, 20%, लेकिन हाँ, टर्नआउट में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसका डेमो जो है वो 16 जनवरी 2023 को कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में किया जाएगा। तो अगर सहमति मिल जाती है, या मतलब एक प्रोसीजर क्या होता है आमतौर पर, अगर एक आम आदमी जानना चाहे कि भाई चुनाव आयोग ये एक मशीन लेकर के आया है हमारे सामने, और अगर इसका इस्तेमाल करवाना शुरू किया जाए तो क्या वो प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू ये लागू होगा? क्या कोई टेक्निकल टीम भी होती है जो पहले ये तय करती है कि भाई ये सही है कि नहीं है? देखिए, इसकी लेजिटिमेसी के लिए तो सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों को हामी भरनी होगी। अगर राजनीतिक पार्टियां इस पे अगर उनका रिजर्वेशन होता है, वो कहते हैं कि उनकी सहमति नहीं है, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन, सरकार और राजनीतिक पार्टियों के लोगों को मिलजुल कर बैठकर इसका हल निकालना होगा, इस पे सहमति जाहिर करनी होगी। अगर सहमति हो गई तो कुछ जो हमारे इलेक्शन कराने के जो नियम कानून है उसमें कुछ फेरबदल की जरूरत होगी। आरपीआई एक्ट 1950-51 में थोड़े फेरबदल की जरूरत होगी, कुछ एडिशन की जरूरत होगी। इलेक्शन रूल्स जो है 1961 के और रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1960 का, इसमें भी कुछ संशोधनों की जरूरत होगी, क्योंकि अभी माइग्रेंट नाम का शब्द नहीं है रूल्स में। कंडक्ट कराना इलेक्शन, जिसमें तमाम पोलिंग ऑफिसर्स कितने होते हैं, ऑब्जर्वर कितने होंगे, कितने हो सकते हैं, कहाँ होंगे, इन सब में कुछ संशोधनों की जरूरत होगी। तो ये संशोधन किए जाएंगे, इसके बाद ही इस मशीन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इस बात का जिक्र नहीं है कि क्या होता है ये रिमोट वोटिंग मशीन। पहले बैलेट पेपर का जिक्र होता था, अब ईवीएम का जिक्र हुआ है संशोधनों के बाद। तो संशोधन की जरूरत होगी, जिससे कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को वैधता मिले कि भाई वो इस्तेमाल जो ईवीएम किया जा रहा है वो गैर कानूनी नहीं है। तो कुछ संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर इस रिमोट वोटिंग के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमने कवर नहीं की, अगर आप शेयर करना चाहें कुछ, अगर ऐसा है तो। देखिए, मुझे लगता है कि मशीन्स तो आ जाएंगे, पार्टियों की सहमति भी हो जाएगी, लेकिन उस पर एक्ट कौन करेगा? वोटरों को उस पर वोट देना है, तो ट्रस्ट का एक मामला रहेगा। जैसे पहले ईवीएम आया था तो लोगों के मन में दुविधा थी कि मशीन पर मेरा वोट कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, मुझे पता नहीं। जब लोग थप्पा लगाते थे, जब लोग स्टैंपिंग करते थे बैलेट पेपर पे, साफ दिखाई पड़ता था। अब दुविधा और होगी मन में। एक ही मशीन, इस पर 78 विधानसभा के वोट डल रहे हैं, तो लोगों के मन में दुविधा होगी कि मैंने तो अपने विधानसभा के लिए बटन दबाया,
क्या मेरा बटन वोट उसी विधानसभा में गया या नहीं गया, ये क्या हो रहा है, कहीं वोट मिक्स तो नहीं हो जा रहे हैं। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग का एक्सरसाइज जरूर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, पहले पार्टियों के साथ। अभी हमें पता नहीं पार्टियों का क्या रुख होगा 16 जनवरी को, लेकिन मुझे लगता है, इसका अंदेशा है कि कुछ पार्टियां इसका आप एक तरह से विरोध करेंगी, विरोध नहीं करेंगी तो सवाल कई पूछे जाएंगे। बिल्कुल। और वोटरों के मन में भी ये दुविधा होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट वोटर्स हैं जो इसका इस्तेमाल करेंगे वो अशिक्षित नहीं होते हैं, थोड़ी मन में दुविधा होगी उनकी। तो ये एक बड़ा एक्सरसाइज करने की अभी पहले इलेक्शन कमीशन को जरूरत होगी, होनी चाहिए, करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को भरोसा दिलाया जा सके कि ये मशीन उनके वोट डालने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए, न कि कोई हेरा फेरी की गुंजाइश है इसमें। बिल्कुल, यानी कि कहना चाहिए मोटे मोटे तौर पे कि इस मशीन को लाने के बाद या पहले अवेयरनेस एक अच्छे और मोटे तौर पे करनी होगी। अरे मुझे लगता है अवेयरनेस का मुहिम पहले चलाना चाहिए। एक बार अगर आपने अवेयरनेस नहीं फैलाया, अवेयरनेस के लिए मुहिम नहीं चलाया, और अगर दुविधाएं मन में जब हो जाती हैं वोटरों की, उसके बाद अगर इस तरह का कोई प्लान लेके आएंगे तो वोटरों को थोड़ा उसको जहन में लेना और वोटरों के लिए उस बात की पर सहमति भरना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे समझ से मेरा एक छोटा सा सुझाव होगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि अवेयरनेस का जो मुहिम उनको चलाना वो पहले चलाना चाहिए, जब पार्टियों की सहमति मिल जाए। साथ ही साथ वोटर के अवेयरनेस की एक मुहिम चलाना चाहिए। लेकिन थैंक यू सो मच मिस्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।